ठीक, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक तरह से इसी का जो अभी हम लोग पढ़े हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एप्लीकेशन होता है। बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वैल्यू दिया होता है, ठीक, वैल्यू कौन सा, कि अगर मान लो हमने ऐसे लिखा हुआ है पी ई डिवाइड बाई एफ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई मान लो पी एफ लिखा हुआ है। तो P इंटरसेक्शन F का जो वैल्यू होता है इसको आप कैसे लिखोगे, वो लिखोगे पी ई डिवाइडेड बाई एफ इंटू पी एफ। ये हमारा वैल्यू आपका निकल के आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमने दिया कि अ बॉक्स कंटेन्स 20 रेड एंड 15 ब्लैक बॉल्स। Two balls are drawn from the box. One after the other. One after the other. Without replacement. Without replacement. What is the probability that? What is the probability that? What is the probability that both drawn balls are? Both drawn balls are red। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, मान लिया हमने एक बॉक्स दिया हुआ, इस बॉक्स में हमारे पास कितने बॉल हैं, 20 रेड बॉल हैं और 15 ब्लैक बॉल हैं। Two balls are drawn from the box one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are red? मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं हम इसमें टोटल, इस बॉक्स की बात किया जाए तो इस बॉक्स में टोटल कितने हैं, 35 बॉल हो गए, है ना। तो 35 बॉल हो गए, तो 35 बॉल में से अगर मैं पहली बॉल को ड्रॉ करूं, ठीक है, पहली बॉल को ड्रॉ करूं जो कि हमको रेड चाहिए, तो रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 35 आ जाएगा। अब हम 35, ये 25 नहीं 35 है। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये बोला जा रहा है कि इसको हमने निकाल लिया उस बॉक्स में से, मानो हमने निकाल के रख लिया यहाँ पे मेरे पास, मतलब किनारे रख लिया। अब इस बॉक्स में नेक्स्ट कंडीशन में, इस बॉक्स में हमारे पास कितने बॉल बचेंगे, 34 बचेंगे। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं ना कि इसमें 20 रेड बॉल था, अब रेड बॉल कितने हो जाएगा, 19 रेड बॉल हो जाएगा और ये 15 ब्लैक बॉल हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये कहता है कि आपने पहली बार जो अब इसको निकाला आपने, तो ये उसके बाद एंड का कंडीशन आ रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, एंड का कंडीशन आ रहा है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होना कि एंड कंडीशन अप्लाई करना है, ये लिखा भी है, वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास बचा ये 19 रेड बॉल। तो 19 रेड बॉल में से एक बॉल को खींचने का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 19 डिवाइड बाई 34 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका तो हो जाएगा 10 और ये 17 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 38 डिवाइडेड बाई 119 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसके लिए। अब इसमें ना कई सारे कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी है आप मान लो दिया हुआ है 3 बॉल खींच रहे हैं, 4 बॉल खींच रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कार्ड का यूज़ करते हैं। कार्ड में से क्या करेंगे, एक कार्ड ड्रॉ किया और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमने अंदर नहीं रखा। ठीक, अंदर नहीं रखा, वापस हमको दोबारा एक और, जैसे मान लो हमको किंग ड्रॉ करना है, तो मान लो हमको तीन पत्तियां ड्रॉ किया और 3 पत्तियों में से मान लो तीनों के किंग के होने की प्रोबेबिलिटी मान लो पूछा जाएगा, तो 1 बाई 1 ड्रॉ करना है। अगर 1 बाई 1 ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा कंडीशन कुछ और आएगा। तो 1 बाई 1 ड्रॉ करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करोगे, मतलब आपने एक ड्रॉ किया, देखा किंग है, ठीक है, रख दिया। फिर दोबारा ड्रॉ किया, उसको भी किंग होना चाहिए, रख दिया। फिर तीसरी बार ड्रॉ किया, उसको भी किंग होना चाहिए, उसको भी रख लिया। तो तीनों के किंग होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, किंग निकालें, 4 टोटल 4 किंग होते हैं। तो 4 किंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली बार आपने ड्रॉ किया तो 4 डिवाइड बाई 52 आएगा, दूसरी बार ड्रॉ करोगे तो 3 डिवाइड बाई 51 आएगा, तीसरी बार ड्रॉ करोगे तो 2 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा। तो ऐसे हमको ड्रॉ करना है, यानी ये हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा। 1 बाई 1 का मतलब यही हुआ। अगर एक एक करके नहीं ड्रॉ करेंगे तो फिर हमारा कुछ और ही कंडीशन अप्लाई होगा, जैसा कि हम लोग पहले कर रहे थे, तीन यानी कॉम्बिनेशन वाला प्रोबेबिलिटी अप्लाई, कॉम्बिनेशन वाला कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अगर मान लो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे क्या चीज़, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगला हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 इवेंट इस तरीके से हो जिनका एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं हो। तो इसके बारे में अगर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इफ ऑकरेंस ऑफ 1 इवेंट डज नॉट affect the occurrence of another events। ठीक, तो ये दोनों फिर क्या कहलाएंगे, मान लो कोई भी 2 इवेंट्स रहेगा, एक दूसरे से कोई उनका लेना देना ना हो, तो ऐसे इवेंट्स अगर हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ लिखा हुआ है, 2 इवेंट ई और एफ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको आप क्या लिखोगे, पी ई इंटू पी एफ लिखोगे, पी ई इंटू पी एफ। अगर 2 इवेंट्स का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू होगा वो पी ई इंटू पी एफ के इक्वल आएगा। या कोई भी 2 इवेंट ले लो, जो मान लो हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, पी ए इंटू पी बी के इक्वल आएगा। दोनों के मल्टीप्लिकेशन, 3 इवेंट्स मान लो दिया हुआ है, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, मतलब ये हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो ये पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। देखो इसको एक तरीका और भी है, इस फार्मूले को आप नहीं याद करना चाह रहे हो, ये फार्मूला वैसे कुछ है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं और सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तो फिर क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को अप्लाई करें, एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए अप्लाई करें या किसके लिए अप्लाई करें। तो जो हमने एकदम शुरू में बताया था उसको आपको याद रखना। शुरू में हमने क्या बताया था, और के लिए प्लस, एंड के लिए मल्टीप्लाई, बस उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। जहाँ भी और आएगा प्लस आएगा, एंड आएगा, मल्टीप्लाई
ठीक, बस उसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड मतलब ये हुआ कि कहीं से वो जो महाभारत में शकुनी वाला जो वो था डाइस था वो वाला नहीं होना चाहिए कि मतलब बार बार थ्रो करने से एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या बोला गया? अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, let the event A be even number on the first throw, on the first throw, and B the event even number on the second throw. Check the independency of the event A and B। ठीक, तो अगर मान लो थ्रो किया जा रहा है, एक अनबायस्ड डाइस थ्रोन ट्वाइस, 2 बार थ्रो किया जा रहा है, इवेंट ए बी इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ठीक, तो फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसे समझ लो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 6 1, यानी अगर इवेंट ए की बात किया जाए तो एन ए कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और क्या बोला जाएगा कि द इवेंट इवन नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, तो पी बी पे भी या एन बी पे भी हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ भी 18 आएगा। सेकेंड थ्रो में दूसरे वाले पे इवन नंबर आया। ठीक, लेकिन यहाँ पे अब इन दोनों में हमारा एक ऐसा वैल्यू आएगा, दोनों में कॉमन आएगा, और वो कितने आएगा? इवन नंबर ऑन बोथ थ्रोज, यानी दोनों पे इवन नंबर आएगा। तो दोनों पे इवन नंबर कितना हो जाएगा? दोनों पे इवन नंबर हमारा आ जाएगा आई थिंक 2 2 2 4 2 2 2 4 2 6 है ना, 4 2 4 4 एंड 4 6, यानी सभी जगह हमारा 3 3 नंबर्स आएंगे, तो मतलब 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए अगर मान लो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 18 डिवाइड बाई 36 यानी 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18 डिवाइड बाई 36 यानी 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो ये कितना आएगा? 9 डिवाइड बाई 36 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? चेक द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 1/4 आया है, और पी ए और पी बी का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 ही आ रहा है। मतलब ये दोनों इवेंट ए और बी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे आपस में। ठीक, नेक्स्ट और आखिरी आज का टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्या है? ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, हालांकि इस ट्री डायग्राम में कुछ ऐसे खास बात नहीं है। चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, है ना, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है।
बस क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको ट्री डायग्राम का यूज़ करके हम लोग समझाएंगे। बोला जा रहा है कि सपोज देयर आर 3 बैग्स, सपोज देयर आर 3 बैग्स, ठीक। बैग ए हैज़ 10 bulbs, out of which 4 are defective, ठीक। दूसरा बोला जा रहा है कि बैग बी हैज़ 6 bulb, out of which 1 are defective, और बैग सी हैज़ 8 bulb, out of which 3 are defective, ठीक, 3 are defective। क्या बोला जा रहा है कि अ बैग, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अ बैग इज चूजन at random, is chosen at random, and then a bulb is randomly chosen from the chosen bag, यानी जिस बैग को सिलेक्ट किया गया उस बैग से एक बल्ब निकाला गया। पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it came from बैग सी, ठीक है। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, पहला तो हम ये मेथड बनाएंगे सॉल्यूशन बाय यूजिंग ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो पहली चीज़ तो ये कि डिफेक्टिव और मतलब 3 बैग हमारा दिया हुआ है, एक बैग ए लिया, एक बैग बी ले लिया और दूसरा बैग सी ले लिया, मतलब तीसरा बैग सी ले लिया। अच्छा, बैग ए को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसके भी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और सी बैग के भी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ से 2 चीज़ें निकलेंगी, एक तो डिफेक्टिव और दूसरा नॉन डिफेक्टिव। यहाँ से भी 2 चीज़ें निकलेंगी, एक तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, और यहाँ से भी 2 चीज़ें निकलेंगी, एक तो डिफेक्टिव और दूसरा नॉन डिफेक्टिव, ठीक। डिफेक्टिव ए बैग से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, मतलब 4 डिवाइड बाई 4 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 10, तो 4/10 हमारा आ जाएगा, यानी 2/5 आएगा। डिफेक्टिव की बात किया जा रहा है तो 4 डिफेक्टिव है तो ये 2/5 हो जाएगा। तो नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ऐसी बैग बी से की बात किया जा रहा है तो डिफेक्टिव बल्ब 1 है, कितने में से 6 में से 1/5 6 हो जाएगा, यहाँ 5/6 हो जाएगा नॉन डिफेक्टिव, ठीक। ऐसे ही सी में से 8 बल्ब हैं जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं तो 3/8 हो जाएगा और नॉन डिफेक्टिव 5/8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाओ।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? नॉन डिफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आप अगर मान लेते हैं बल्ब ए को सिलेक्ट कर, मतलब बैग ए को सिलेक्ट कर रहे हो तो 1/3 और नॉन डिफेक्टिव कितना 3/5, या और बैग बी को सिलेक्ट करोगे तो 1/3 और नॉन डिफेक्टिव को सिलेक्ट करोगे यहाँ से तो 5/6, या बैग सी को सिलेक्ट किया और यहाँ से नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट किया तो 5/8। ये हमारा आंसर आएगा। जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये ट्री डायग्राम का यूज़ करके हम लोग करते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ इसको दूसरे तरीके से। ऐसे मैंने क्या किया, बॉक्स बना लिया, 3 बॉक्स बनाया। मेथड 2 है ये, और मेथड 2 मेरे को बहुत आसान लगता है। आप लोगों को लगता हो तो ठीक, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी और सी है, 3 बैग है। अगर मान लो पहले बैग को लूँगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे के भी 1/3, तीसरे के भी 1/3 सिलेक्शन की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बैग इज चूजन एट रैंडम, तो एक बैग को रैंडमली चूज किया जा रहा है। तो फिर ऐसे केस में बैग ए के सेलेक्ट चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के 1/3 और सी के भी 1/3 आएगा। तो अब इसमें अगर मान लो हम लोग बात करते हैं डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव और ये नॉन डिफेक्टिव, तो वही चीज़ आ गया। डिफेक्टिव की अगर बात करोगे तो 2/5, नॉन डिफेक्टिव की बात करोगे तो 3/5, यहाँ डिफेक्टिव की बात करोगे तो 1/6, नॉन डिफेक्टिव की बात करोगे तो 5/6, यहाँ डिफेक्टिव की बात करोगे तो 3/8 और नॉन डिफेक्टिव की बात करोगे तो 5/8। अब चूज कर लो इसमें जो भी चीज़ बोला जा रहा है, तो चीज़ें वही आ गई। अगर मान लो बैग ए को सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से डिफेक्टिव होने की, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, बैग ए सिलेक्ट करना और एंड यानी मल्टीप्लाई करना ये बीच में। फिर अगर मान लो बैग ए को सिलेक्ट कर लिया तो ये भी हो सकता है कि बैग बी भी सिलेक्ट किया जाए, तो फिर क्या हुआ, ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन में बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो यहाँ पे हमने प्लस लिया है, ये बीच में प्लस लिया है। और मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, बैग ए को सिलेक्ट करना एंड वहाँ से डिफेक्टिव बल्ब का होना, तो एंड लग रहा है, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक, अब देखो सेकेंड ऑप्शन में, तो ये हमारा पहले वाले का आंसर है। इफ द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द बैग सी। तो बैग सी से होने का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, बैग सी हमारा क्या आएगा, 5/24 है, 5/24 डिवाइड बाई ये जो भी आपका कैलकुलेट करोगे इसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसको आप शायद कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक आ जाएगा आपका कितना आएगा, 247 डिवाइड बाई 360 आ जाएगा। तो यहाँ रख दो 247 डिवाइड बाई 360, इसको कैलकुलेट करोगे तो 75 डिवाइड बाई 247 हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना और इतना सफिशिएंट है आपके लिए। बोला जा रहा है कि अ बैग इज फोर वाइट कंटेन 4 white and 2 black ball. Another bag contains 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that both are white। पहला both are white और दूसरा both are black और तीसरा 1 white and 1 black।
1 वाइट एंड 1 ब्लैक। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले वाले के लिए आंसर मैं बता देता हूँ। पहले वाले के लिए हमारा आंसर आएगा 1/4 आएगा। दूसरे वाले के लिए हमारा आंसर आएगा, दूसरे वाले के आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, दूसरे वाले की नहीं पता। तीसरे वाला जो हमारा आएगा 13 डिवाइड बाई 1 मिनट, 13 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा। दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 1 मिनट 5/8 आ जाएगा, और 5/8 एंड 3/8, तो 15/64 शायद आ जाएगा। 15 डिवाइड बाई 64 ये आएगा। ठीक, तो इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो लगभग आपका कंप्लीट हो गया है ना, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो ठीक है फिर, थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।